2018 में आई थी फिल्म रोबोट 2। ये उस समय पर भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। अब जब इतनी बड़ी फिल्म है तो लाजमी है कि इसको बनते हुए देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। अक्षय कुमार यानी पक्षीराजन का इस फिल्म में काफी अहम रोल है, जिसका उद्देश्य रहता है मोबाइल टावर से आने वाले रेडिएशन को बंद करना, क्योंकि इससे पक्षियों पर बुरा असर पड़ता है। इसका बदला लेने के लिए वह यहाँ पर मिलिट्री पर हमला करता है। इस सीन को फिल्माने के लिए एक स्पेशल वीएफएक्स सेट लगाया गया था, जहां आप ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड की स्क्रीन को दीवार पर देख सकते हैं। जबकि तोड़फोड़ मचाने के टाइम पर जो टैंकों को ब्लास्ट किया जाता है, उन्हें भी पहले से ही बना लिया गया था, जो एक्चुअल में बिना इंजन के टीन के डब्बे रहते हैं, जो दिखते हैं एक डमी टैंक की तरह। हालांकि इस दौरान उन टैंकों को उड़ाने के लिए 2 बार विस्फोट कराए गए थे, जो रियल थे। वहीं इसके बीचों बीच एक मोबाइल टावर भी खड़ा किया गया था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो रोबोट 2 की शूटिंग ईवीपी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां इसके ज्यादातर पार्ट को शूट किया गया था। यह लोकेशन असल में बेंगलुरु के रास्ते में नेशनल हाईवे के साइड में पड़ता है, और जहां यह फिल्म सिटी है वह लोकेशन है संतोषा नगर में। यह सीन रोबोट 2 का सबसे पहला सीन है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लोगों के हाथों से फोन छूटकर हवा में उड़ने लगती है। इस सीन को बनते हुए देखिए। सबसे पहले इसकी शूटिंग के लिए एक लोकेशन सिलेक्ट किया था, जो कि लोकेशन था ईवीपी फिल्म सिटी का। इस फिल्म सिटी पर शहर वाला सेट लगाया गया था, जहां डमी मॉल बनाए गए थे, जिसकी शूटिंग होते हुए हम आप लोगों को दिखाएंगे। वहीं ऑफिस और कॉल सेंटर को भी इसी स्टूडियो में लगाया गया था, जबकि यहीं रजनीकांत सर का लैब था और तोड़फोड़ वाले फाइटिंग सीक्वेंस। हालांकि पहले सीन की शूटिंग के लिए जो यह मोबाइल फोन से भरे ट्रक का एक्सीडेंट होते हुए दिखाया जाता है, उसे रियल में चेन्नई के एक हाईवे पर नाइट के टाइम पर ही शूट किया गया था। वहीं इसके अगले सीक्वेंस को शूट करने में वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था, जिसके लिए कुछ इस तरीके से ट्यूबलाइट को सीरीज में लगाया गया, जिससे कि यह मोबाइल फोन्स की तरह हमें फिल्म में दिखाई दे। यहाँ पहली बार पक्षीराजन टेलीकॉम कंपनी के ओनर के सामने आकर बदला लेता है। वीएफएक्स एंड सीजी। रोबोट 2 फिल्म के वीएफएक्स इतने अच्छे हैं कि हम इसके हर एक सीन को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फिल्म के डायरेक्टर शंकर जी को, जिनके सोच की तारीफ तो बनती है। हालांकि वीएफएक्स कंपनी टीएयू फिल्म्स डबल नेगेटिव और थर्ड फ्लोर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही डायरेक्टर की सोच को पर्दे पर उतारा है। वैसे यह हॉलीवुड की नामचीन विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज है। इस फिल्म के लिए उनके 1000 वीएफएक्स आर्टिस्ट्स ने वर्क किया था, जबकि उन्होंने शूटिंग के दौरान महज 1360 विजुअल शॉट्स तैयार किए थे, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ब्लेंडर, आफ्टर इफेक्ट्स, रिबीट और माया सॉफ्टवेयर से इस फिल्म के बेहतरीन 3D एनिमेशन बनाए गए थे, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि यह कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है। रोबोट 2 फिल्म को पहली बार में ही 3D में बनाया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को सबसे पहले 3D में शूट किया गया था और उसके बाद इसे 2D में बनाया गया, जबकि ज्यादातर फिल्मों को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D में तब्दील किया जाता है। बेहतरीन 3D विजुअल्स के साथ साथ इस फिल्म के कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिस्ट भी कमाल के दिख रहे थे, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने फिजिकल चीजों को सीजी से कमाल तरीके से ब्लेंड किया है। अब आप इस अभिनेत्री का ही उदाहरण देख लीजिए कि उन्हें कितने रियल तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बनाया गया है, यानी कि यह एक सीजी मॉडल है। वहीं इसी तरीके से चिट्ठी और पक्षीराजन को भी बनाया गया था। इस सीन में वशीकरण यानी रजनीकांत सर अपने स्टूडेंट को अपने नए रोबोट से मिलवाता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि एमी जैक्सन यानी नीला रहती है। वैसे इस सीन में हमें खूब सारी कॉमेडी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब उसे खूबसूरत रोबोट को देखते हैं तो उन्हें उस पर यकीन ही नहीं होता है। वशीकरण के लैब को देखिए, जिसे फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि ये दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। वास्तव में ऐसा था भी, क्योंकि यहाँ पर रियल दिखने वाले बहुत सारे डमीज रोबोट्स को शूटिंग के लिए बनाया गया था, और उन डमीज को एनिमेट्रॉनिक्स पावर तो नहीं दिए गए थे, क्योंकि यह करना काफी एक्सपेंसिव होता। उसके बदले कुछ इस तरीके से प्रॉप्स के माध्यम से डमीज रोबोट्स को शूट किया जाता था, यानी ग्रीन कपड़ों में लोग उस रोबोट से हरकतें करवाते थे, जिससे हमें बाद में ऐसा लगता था कि रोबोट सच में चल रहा है। बाय द वे उनका यह स्टूडियो पूरे 3 फ्लोर का था।
जहां बहुत सारी इक्विपमेंट्स थे, लेकिन असल में इसे केवल एक ही फ्लोर का बनाया गया था और जहां ऊपर वाले फ्लोर को कुछ इस तरीके से VFX के द्वारा जनरेट किया गया। अब उस सीन को बनते हुए देखते हैं जब पक्षीराजन के द्वारा एक शहर पर ही हमला कर दिया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि यह EVP फिल्म सिटी के अंदर का सीन है। इस सीन को फिजिकल और विजुअल दोनों तरह की टेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किया गया है। सबसे अहम बात तो यह है कि आप इन सीन्स की मेकिंग में इतनी बारीकी देखेंगे कि आप खुद ही इसकी तारीफ करने लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रजनीकांत सर यानी रोबोट किस तरीके से अपने सुपर पावर वाले पार्ट को सूट कर रहा है। पहले रजनीकांत सर के जेस्चर को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें एक बंद VFX स्टूडियो में उनके एक्शन और एक्सप्रेशन वाले पार्ट को शूट किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप बड़े बड़े बिल्डिंग से लोगों को गिरते हुए देख सकते हैं। एक्चुअल में हार्नेस के सहारे धीरे धीरे लोगों को नेट पर गिराया जाता है। आप इसके VFX ब्रेकडाउन में इसे देख सकते हैं कि वह जो बड़ा सा जाल है उसे चिट्टी अपने हाथों से खींचकर बिल्डिंग के उस पार लेकर जाता है, जिससे लोगों की जान बचती है। तो कुछ इस तरीके से फिल्म का यह ब्रेथ टेकिंग सीक्वेंस शूट किया गया था। वैसे केवल फिल्म के डायरेक्टर की तारीफ करना ही फिल्म के हार्ड वर्क को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसका थोड़ा क्रेडिट फिल्म के सिनेमेटोग्राफर नीरव शाह जी को भी जाता है। प्रोस्थेटिक मेकअप देखा जाए तो इस फिल्म में 3 बड़े लीड कैरेक्टर थे, जिसमें रजनीकांत सर, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन का नाम आता है। अक्षय कुमार, जिन्होंने साइंटिस्ट रिचर्ड का किरदार निभाया है, वह एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ इस तरीके से एक भयानक क्रोमैन में बदल जाते हैं। देखा जाए तो अक्षय कुमार अपने लुक के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं, बट फिल्म के डायरेक्टर S शंकर जी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही जाने जाते हैं। फिर चाहे उनकी फिल्म अपरिचित हो या फिर विक्रम के साथ उन्होंने जो आई फिल्म बनाई थी वो, इन सभी फिल्मों की खासियत है इसका VFX और उसके प्रोस्थेटिक मेकअप वर्क। रोबोट 2 की बात कर लूं तो इसमें भी अक्षय के 3 अलग अलग लुक थे, जिसमें उनका क्रोमैन वाला लुक काफी मुश्किलों से बना था। इस पावरफुल लुक को प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए फिल्म में दिखाया गया है, जहां आप उनके ऊपर प्रोस्थेटिक वर्क होते हुए देख सकते हैं। साथ ही आप उनके दूसरे लुक का प्रोस्थेटिक डमी मास्क भी देख सकते हैं। बेसिकली प्रोस्थेटिक एक दर्दनाक प्रक्रिया है फिल्म मेकिंग का, जिसमें आर्टिस्ट को घंटों तक गर्मी में रहना पड़ता है। अब बात कर लूं अक्षय कुमार की, तो उन्हें भी 5 से 6 घंटे तक एक चेयर पर बैठकर अपना मेकअप करवाना पड़ता था। इस दौरान उन्हें खाली पेट भी रहना पड़ता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप इस हैवी मेकअप के बाद केवल लिक्विड फूड ही खा सकते हैं। वहीं इस मेकअप को उतारने में भी तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे, और जब उनका यह शूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुआ तो इसमें 40 दिन का समय लग गया था। अक्षय कुमार के ही प्रोस्थेटिक वर्क में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं बात करूं सुपरस्टार रजनीकांत की, तो आप उनके प्रोस्थेटिक वर्क को भी देख सकते हैं। उन्होंने भी काफी पेशेंटली अपने ऊपर वर्क करवाया, जिनमें उनके रोबोटिक बॉडी शूट और कुछ अपर बॉडी के पार्ट को प्रोस्थेटिक से क्रिएट किया गया था। लेगेसी इफेक्ट्स, जो कि दुनिया की एक नामचीन हॉलीवुड बेस्ड प्रोस्थेटिक मेकअप कंपनी है, उन्होंने इस फिल्म के लिए सारे कलाकारों का मेकअप वर्क किया था। यदि आपने हमारी रिसेंटली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि अल्लू अर्जुन अपने अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए इसी लेगेसी इफेक्ट्स के स्टूडियो गए थे, जहां उन्होंने उनसे मिलकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर अब उस सीन को एक VFX सेट के अंदर सूट होते हुए देखते हैं, जब पक्षीराजन के द्वारा वशीकरण जी के घर पर हमला होता है। यहाँ आप दीवारों के कलर्स को क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर के हैं, जो कि बाद में जाकर रिप्लेस हो जाते हैं बहुत सारे मोबाइल फोन से। 1 लाख रियल स्मार्टफोन्स। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इस फिल्म के लिए इतने सारे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया गया था और कई डमी फोन्स भी फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं। इस सीक्वेंस में हम पक्षीराजन और चिट्टी का आमना सामना भी देखते हैं। हालांकि पक्षीराजन इतना पावरफुल हो चुका होता है कि वह बड़ी आसानी से चिट्टी को हरा देता है, और फिर हमें पहली बार पक्षीराजन का असली रूप देखने को मिलता है, जिसमें वहाँ अक्षय कुमार होते हैं, जो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पक्षीराजन के नए अवतार के बाद चिट्टी का भी फिर से एक पावरफुल मॉड्यूल बनाया जाता है, यानी कि फिल्म में चिट्टी का नया अवतार होता है। यहाँ वह ज्यादा स्मार्ट नजर आता है। इस एक सीक्वेंस की शूट के बाद रजनीकांत सर अपना टेक देख रहे हैं, जिसे देखकर वह खुद भी मुस्कुरा देते हैं।
रोबोट 2 नए अवतार के साथ अपने साथियों को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है और वह अपने रोबोट को ऑर्डर देता है पक्षीराजन के खिलाफ लड़ने के लिए। शूटिंग होते हुए देख सकते हैं। इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुकी हो कि प्रॉप्स के द्वारा किस तरह उन्हें एक्शन कराया जाता है, जैसे कि वह लगता है कि सच में रोबोट है। क्लाइमैक्स, सीन मेकिंग। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर फिल्म का क्लाइमैक्स फिल्माया गया था। इस लोकेशन पर कई सारे स्टेप्स में शूटिंग की गई थी। सबसे पहले इस स्टेडियम की खाली फुटेज लिया गया था, जिसके बेसिस पर स्टेडियम का सीजी बनाया गया। फिर जाकर कुछ लोगों को बुलाया गया जो महज 50 से 100 लोग ही होंगे, जिसके साथ भगदड़ वाले सीन को फिल्माया गया था। लेकिन फिल्म में यही भीड़ काफी बड़ी लगती है, जिसकी वजह थी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। एक ऑक्टोपस कैमरे को पकड़कर आप देख सकते हो कि किस तरीके से रजनीकांत सर स्टेडियम के बीच पहुंचते हैं। ये फिल्म में ऐसा लगता है कि वह उड़ते हुए वहां गए हैं। यहाँ पक्षीराजन और चिट्टी के बीच दमदार फाइटिंग सीन है। ये फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है, जहाँ पर खूब सारी तोड़फोड़ भी मचाई जाती है। बट जितने भी ये तोड़फोड़ वाले सीन आपने देखे थे वह सीजी से बनाए गए थे। इसके लिए किसी भी तरीके का नुकसान इस स्टेडियम को नहीं पहुंचाया गया था। डेडिकेशन तो देखिए। रजनीकांत सर का इस क्लाइमैक्स वाले सीन के शूट के टाइम पर उनके घुटने पर चोट लग गई थी। इसके बावजूद अपने टेक को पूरा किए थे। वहीं आप पक्षीराजन को देख सकते हैं जब वह कुछ इस तरीके से करके अपने पंख को लाता है और गायब कर देता है। तो इस स्पेशल इफेक्ट वाले सीन को शूट करने के लिए उन्हें ग्रीन बैकग्राउंड स्टूडियो में इसका एक्सप्रेशन शूट करना पड़ा था, जिसके बाद ही इतने अच्छे विजुअल देखने मिले थे। वैसे अक्षय कुमार इस फिल्म के विलेन के लिए पहले चॉइस नहीं थे। उन्होंने हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को पहले कंसिडर किया था, लेकिन उनकी फीस 120 करोड़ थी, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से यह ज्यादा हो रही थी। हालांकि फिल्म मेकर्स के पास पैसे की कमी तो कुछ भी नहीं था। वह चाहते तो और भी बजट ऐड कर सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कंसीडर किया कि क्यों ना बॉलीवुड के सुपरस्टार को ही इस फिल्म के निगेटिव किरदार के लिए कास्ट किया जाए। इसके बाद उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन, आमिर खान और ऋतिक रोशन का नाम आया था। हालांकि अमिताभ बच्चन और कमल हासन के लिए तो खुद रजनीकांत सर ने कहा कि वह उनके साथ इस फिल्म के निगेटिव रोल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह उनकी काफी इज्जत करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बाकी एक्टर्स को अप्रोच किया, बट उन्होंने भी नेगेटिव रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जाकर अक्षय कुमार के पास फिल्म गई और उन्होंने झट से इसे साइन कर लिया था। इसके बाद ये अक्षय कुमार की पहली तमिल फिल्म भी बन गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं अभिनेत्री एमी जैक्सन की, जो कि इस फिल्म में नीला का रोल निभा रही है, तो उन्होंने भी काफी अच्छी शानदार एक्टिंग की है। हालांकि उनका डायरेक्टर शंकर के साथ ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने विक्रम के साथ मिलकर आई फिल्म बनाई थी। वहाँ भी उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ की गई थी और अब यहाँ उनका गॉर्जियस रोबोटिक ट्रांसपोर्टेशन तो देखते ही बनता है।